Transform your future with cutting-edge tech training. Available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस शानदार ट्रेनिंग सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे एआई सॉफ्टवेयर सिंपल एपीआई कॉल से इवॉल्व होकर ऑटोनोमस सिस्टम्स यानी Unlock your potential with quicktechie.com. We offer comprehensive technology training in both Hindi and English. It's time to accelerate your career. एजेंटिक एआई तक पहुंच गए हैं। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। एक समय था जब हम सिर्फ एआई को एक प्रॉम्प्ट देते थे और वो हमें एक जवाब दे देता था। इसे हम स्टैटिक या स्टेटलेस मॉडल कहते हैं। लेकिन आज हम ऑटोनॉमस सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें एजेंटिक एआई कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा बदलाव क्यों है? तो एक सिंपल लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ उतना ही जानता है जितना उसे ट्रेनिंग के वक्त सिखाया गया था। वो कोई नया डेटा खुद से नहीं ला सकता और न ही खुद से कोई एक्शन ले सकता है। लेकिन जब हम उस मॉडल को टूल्स और मेमोरी दे देते हैं तो वो एक एजेंट बन जाता है। एजेंटिक एआई में रीजनिंग, एक्शन और फीडबैक का एक कंटिन्यूअस लूप होता है। इसका मतलब है कि एआई सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि वो सोचता है, टूल्स का इस्तेमाल करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और टास्क को पूरा करता है। डीप डाइव करें तो इसे हम ऑर्केस्ट्रेटेड ऑटोनॉमी कहते हैं, जहां एआई आजाद तो है, लेकिन हमारे बनाए हुए रूल्स और सेफ्टी बाउंड्रीज के अंदर ही काम करता है। इस सेशन में हम इसी जर्नी को विस्तार से समझेंगे कि कैसे एक साधारण एपीआई कॉल से लेकर मल्टी एजेंट सिस्टम्स तक का सफर तय किया गया है। यह इवोल्यूशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है और हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने की आजादी दे रहा है जो खुद से सोच सकते हैं। हेलो, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ हमने पूरा इवोल्यूशन फ्लो दिखाया है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमारे पास स्टैटिक एलएलएम है। जब हम इसे प्रॉम्प्ट देते हैं तो यह सीधे एक रिस्पांस देता है, जिसे हम स्टेटलेस एपीआई कहते हैं। यह वन वे स्ट्रीट की तरह है, लेकिन इसके बाद का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इस सिस्टम में मेमोरी और टूल्स ऐड कर देते हैं तो यह एक एजेंट। You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. एजेंटिक लूप बन जाता है। बीच वाले नोड को देखिए जहां एजेंटिक लूप लिखा है। यहाँ एआई सिर्फ जवाब जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि वो रीजनिंग और एक्शन को कंबाइन कर रहा है। इसके बाद यह लूप फाइनली एक ऑटोनॉमस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है। यह सिस्टम बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। हर एक नोड यह समझाता है कि कैसे हम एक फिक्स्ड सिस्टम से डायनामिक और अडाप्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। यह फ्लोचार्ट इस पूरे ट्रेनिंग सेशन का बेस है, क्योंकि आगे हम इसी एजेंटिक लूप के अंदर के आर्किटेक्चर को और भी गहराई से समझने वाले हैं। इस स्लाइड में हम बेसिक्स से शुरू करेंगे। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट स्टेटलेस एपीआई कॉल्स के बारे में है। आप सभी ने कभी न कभी चैट जीपीटी या कोई और मॉडल यूज किया होगा। जब हम बैकएंड में इसे कोड करते हैं तो वो एक सिंपल एपीआई कॉल होता है। हम एक प्रॉम्प्ट भेजते हैं, एआई उसे प्रोसेस करता है और रिस्पांस दे देता है। इसके पास कोई याददाश्त नहीं होती। इसे हम ब्लैक बॉक्स अप्रोच कहते हैं। अगर आप इससे कोई दूसरा सवाल पूछेंगे तो यह भूल चुका होगा कि आपने पहले क्या पूछा था। यह ट्रांसलेशन या ग्रामर चेक जैसे सिंपल और वन टास्क के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां हमें लंबा और कॉम्प्लेक्स काम करना हो वहां यह फेल हो जाता है। टेक्निकली बात करें तो डेवलपर्स एक इन्वोक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं डेटा भेजने के लिए। मॉडल टोकन्स को जनरेट करता है और काम खत्म। डीप डाइव करें तो बिना किसी चेक पॉइंटर या स्टेट मेमोरी के मॉडल अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं सकता। मान लीजिए अगर पहले स्टेप में कोड गलत जनरेट हुआ तो बिना मेमोरी के वो उसे खुद से फिक्स नहीं कर पाएगा। इसी लिमिटेशन ने हमें एआई इवोल्यूशन के अगले फेज में जाने पर मजबूर किया, जहां हमें एआई को याददाश्त देनी पड़ी। इस सीक्वेंस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्टेटलेस एपीआई कॉल कैसे काम करता है। सबसे पहले यूजर एलएलएम एपीआई को एक प्रॉम्प्ट भेजता है जिसमें हमारा डेटा होता है। इसके बाद एपीआई उस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करता है। यहाँ हमने इसे ब्लैक बॉक्स की तरह दिखाया है, क्योंकि मॉडल बस इनपुट लेकर आउटपुट जनरेट कर रहा है। अंदर कोई स्टेट सेव नहीं हो रही है। फिर मॉडल यूजर को रिस्पांस वापस कर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप नीचे के नोट में देख रहे हैं वो यह है कि रिस्पांस मिलने के तुरंत बाद सारा कॉन्टेक्स्ट सटा डिलीट हो जाता है। यह एकदम स्टेटलेस इंटरेक्शन है। अगर यूजर दोबारा कोई कमांड देता है तो पूरी प्रोसेस को जीरो से शुरू होना पड़ता है।
यह डायग्राम साफ साफ बताता है कि क्यों हमें अपने एआई सिस्टम्स को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी। बिना स्टेट के हम एक एडवांस और ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम नहीं बना सकते। अब जब हम स्टेटलेस कॉल्स की कमियां समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इससे आगे कैसे बढ़ा जाए। इस कॉन्सेप्ट में 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: स्टेट, मेमोरी और टूल्स। एक साधारण एलएलएम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हेलुसिनेट कर सकता है, यानी गलत जानकारी को भी कॉन्फिडेंस के साथ सच बता सकता है। इसलिए हमें इसे बाहरी दुनिया से जोड़ना पड़ता है। टूल्स की मदद से एआई इंटरनेट सर्च कर सकता है, कैलकुलेटर यूज कर सकता है, या किसी डेटाबेस से रियल टाइम डेटा फेच कर सकता है। लेकिन सिर्फ टूल्स देना काफी नहीं है। एआई को यह भी याद रखना होगा कि उसने टूल्स का इस्तेमाल करके क्या रिजल्ट पाया। यहीं पर स्टेट और मेमोरी का रोल आता है। जब हम एआई को एक स्टेट दे देते हैं, तो वो वन कॉल से हटकर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है। प्रोग्रामिंग में हम ए टूल डेकोरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एआई को पता चलता है कि कौन सा एक्सटर्नल फंक्शन कॉल करना है। डीप डाइव में देखें तो हम चेक पॉइंटर्स का यूज करते हैं, जैसे कि मेमोरी सेवर। यह चेक पॉइंटर हर एक ट्रांजिशन के बाद स्टेट को सेव कर लेता है। इसका फायदा यह है कि अगर आपका प्रोसेस बीच में रुक जाए या सिस्टम क्रैश हो जाए, तो एजेंट वहीं से काम शुरू कर सकता है जहां उसने छोड़ा था। यह मेमोरी मैनेजमेंट ही एजेंटिक सिस्टम की असली ताकत है। अब इस आर्किटेक्चर डायग्राम पर गौर कीजिए। यह डायग्राम दिखाता है कि एक एजेंट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सबसे ऊपर यूजर रिक्वेस्ट है, जो सीधा एजेंट कोर के पास जाती है। एजेंट कोर हमारा मेन डिसीजन मेकर है। इसके नीचे मेमोरी और स्टेट का ब्लॉक है। एजेंट कोर लगातार अपनी मेमोरी से डेटा रीड और राइट कर रहा है, जिससे उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट याद रहता है। राइट साइड में हमारे टूल्स और फंक्शंस हैं। एजेंट जब चाहे इंटरनेट सर्च या कैलकुलेटर एपीआई जैसे एक्सटर्नल टूल्स को कॉल कर सकता है। टूल से जो भी नया डेटा मिलता है, एजेंट उसे वापस अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है और फिर यूजर को एक एक्यूरेट रिस्पांस देता है। यह टू वे कम्युनिकेशन और मेमोरी लूप ही इस सिस्टम को एक आम चैटबॉट से अलग और बहुत पावरफुल बनाता है। अब हम उस इंजन की बात करेंगे जो इन एजेंट्स को स्मार्ट बनाता है। इस फ्रेमवर्क का नाम है रिएक्ट, यानी रीजनिंग और एक्टिंग का कॉम्बिनेशन। यह एजेंटिक एआई का कोर कॉन्सेप्ट है। आम तौर पर जब इंसान कोई काम करते हैं, तो वो पहले सोचते हैं, फिर एक्शन लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आया। रिएक्ट फ्रेमवर्क एआई को बिल्कुल यही करना सिखाता है। इसमें एआई लाउडली सोचता है, जिसे हम रीजनिंग ट्रेस कहते हैं। सबसे पहले एआई एक थॉट जनरेट करता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर वो एक एक्शन लेता है, जैसे कोई टूल कॉल करना। टूल से जो डेटा वापस आता है, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एआई इस ऑब्जर्वेशन को देखता है और समझता है कि क्या उसका काम पूरा हो गया या उसे कोई और टूल यूज करना पड़ेगा। यह लूप तब तक चलता है जब तक एआई अपने फाइनल गोल तक नहीं पहुंच जाता। डीप डाइव करें तो मैथमेटिकली यह एक एक्शन स्पेस का मैपिंग है, जहां हर बार रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन वापस एजेंट की स्टेट में जुड़ जाते हैं। इसी वजह से एआई सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाता है और अपनी गलतियों को सुधार कर सही नतीजे तक पहुंचता है। यह रिएक्ट लूप ही वो जादू है जो स्टैटिक मॉडल्स को एक समझदार ऑटोनॉमस एजेंट में बदल देता है। इस फ्लोचार्ट में हमने रिएक्ट फ्रेमवर्क के लूप को स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। स्टार्ट टास्क से शुरू होकर सबसे पहले हम थॉट या रीजनिंग वाले नोड पर आते हैं। यहाँ एआई अपना अगला कदम प्लान करता है। इसके बाद वो एक्शन नोड पर जाता है, जहाँ एक्चुअल टूल कॉल एग्जीक्यूट होता है। टूल के चलने के बाद जो रिजल्ट आता है, वो ऑब्जर्वेशन वाले नोड में फीडबैक की तरह जाता है। अब यहाँ डिसीजन पॉइंट है। अगर गोल अचीव नहीं हुआ है, तो ये लूप वापस थॉट वाले नोड पर चला जाता है और एआई एक नया प्लान बनाता है। लेकिन अगर फीडबैक से पता चलता है कि टास्क कंप्लीट हो गया है, तो ये लूप बाहर निकलकर फाइनल आंसर दे देता है। यह साइक्लिक ग्राफ ही सेल्फ रिफ्लेक्शन की असली पहचान है और एआई को लगातार अपनी स्ट्रेटेजी अडेप्ट करने में मदद करता है। अब तक हमने समझा कि एजेंट कैसे सोचता है, लेकिन अगर हम इसे स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, तो यह कंफ्यूज हो सकता है। यहीं पर स्टेट मशीन का कॉन्सेप्ट आता है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम फाइनाइट स्टेट मशीन यानी एफएसएम और हायरार्किकल स्टेट मशीन यानी एचएसएम को समझेंगे। एक फाइनाइट स्टेट मशीन में कुछ फिक्स्ड स्टेट्स, इवेंट्स, गार्ड्स और एक्शंस होते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम कंपाइलर या जीयूआई बनाते हैं। बिना स्ट्रक्चर के अगर एआई को खुला छोड़ दिया जाए, तो वो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट दे सकता है या इन्फिनिट लूप में फंस सकता है। इसे रोकने के लिए हम लैंग ग्राफ जैसे फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं। लैंग ग्राफ में हम नोड्स बनाते हैं,
जो हमारे पाइथन फंक्शंस होते हैं, और एजेज बनाते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक नोड के बाद डेटा कहाँ जाएगा। डीप डाइव करें तो जब सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है तब हम HSM का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम स्टेट्स के अंदर स्टेट्स बना सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वर्किंग नाम का सुपरस्टेट हो सकता है जिसके अंदर प्लान और एक्ट नाम के सबस्टेट्स हों। इसका फायदा यह है कि हम पूरे सुपरस्टेट पर एक ही बार सेफ्टी पॉलिसीज और गार्ड रेल्स लगा सकते हैं, जिससे हमारा कोड डुप्लीकेट नहीं होता और AI एजेंट सुरक्षित तरीके से काम करता है। यह स्टेट डायग्राम एक हायरार्किकल स्टेट मशीन यानी HSM का परफेक्ट उदाहरण है। शुरुआत से हम सीधे सुपरस्टेट वर्किंग के अंदर जाते हैं। इस बड़े बॉक्स के अंदर छोटे सबस्टेट्स हैं, प्लान, एक्ट और रिफ्लेक्ट। प्लान के बाद एक ट्रांजिशन गार्ड यह तय करता है कि क्या हम एक्ट स्टेट में जाने के लिए तैयार हैं। एक्ट के बाद रिफ्लेक्ट स्टेट आता है जहां AI अपने काम को चेक करता है। अगर कुछ गलती है तो लूप वापस प्लान पर चला जाता है रेट्री के लिए, और अगर सब सही है तो यह सबस्टेट सक्सेस के साथ खत्म होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरे सुपरस्टेट पर एक ग्लोबल गार्ड लगा है जो किसी भी क्रिटिकल एरर के टाइम सिस्टम को सुरक्षित तरीके से फाइनल आउटपुट पर भेज देता है। जैसे जैसे काम मुश्किल होता जाता है, एक अकेला AI एजेंट सब कुछ नहीं संभाल सकता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टी एजेंट सिस्टम्स या MAS का आविष्कार हुआ। एक इंसान की तरह सोचिए, अगर एक बड़ी कंपनी चलानी है तो एक ही आदमी सारे काम नहीं कर सकता, उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम अलग अलग AI एजेंट्स को एक स्पेसिफिक रोल दे देते हैं। इसके 3 मेन आर्किटेक्चर्स होते हैं। पहला है सुपरवाइजर आर्किटेक्चर, जहां एक बॉस AI होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा वर्कर एजेंट क्या काम करेगा। दूसरा है हायरार्किकल, यानी टीम्स की टीम्स। और तीसरा है स्वार्म्स, जहां एजेंट्स पीयर टू पीयर तरीके से एक दूसरे से सीधा बात करते हैं। यह काम कैसे करता है? हम इसमें हैंड टूल्स का यूज करते हैं। जब एक एजेंट का काम खत्म हो जाता है तो वो अपना सारा स्टेट और हिस्ट्री दूसरे एजेंट को ट्रांसफर कर देता है। डीप डाइव में एक मार्केट रिसर्च टीम का उदाहरण लेते हैं। इसमें एक सुपरवाइजर एजेंट काम को डिवाइड करेगा। वो डेटा कलेक्ट करने का काम वेब स्क्रैपर एजेंट को देगा, रिसेंट ना यूज खोजने का काम एक्सेस सर्च एजेंट को देगा, और पेटेंट्स ढूंढने का काम पेटेंट API एक्सपर्ट को देगा। आखिर में सुपरवाइजर सबसे डेटा लेकर एक बेहतरीन फाइनल आउटपुट बना देगा। यह तरीका बहुत ही एफिशिएंट और स्केलेबल है। इस फ्लोचार्ट में हम सुपरवाइजर आर्किटेक्चर को देख रहे हैं। बीच में जो डायमंड शेप का नोड है वो हमारा सुपरवाइजर एजेंट है। यह मेन ब्रेन है जो टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ से 3 अलग अलग एरोज नीचे की तरफ जा रहे हैं जो हमारे स्पेशलिस्ट वर्कर एजेंट्स हैं, वेब स्क्रैपर, एक्सेस सर्चर और पेटेंट एक्सपर्ट। सुपरवाइजर ने अपना अपना टास्क इन तीनों को दे दिया है। जब ये तीनों एजेंट्स अपना काम पूरा कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि एरोज वापस सुपरवाइजर की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने रिजल्ट तब वापस बॉस को भेज दिया है। आखिर में सुपरवाइजर उस सारे डेटा को मिलाकर एक फाइनल एग्रीगेटेड आउटपुट जनरेट कर रहा है। यह मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन का सबसे बेस्ट और सिंपल विजुअल है। अब तक हमने एजेंट्स को काम करते देखा, लेकिन ये एजेंट्स सीखते कैसे हैं? यह हमारा सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट है। एजेंटिक लर्निंग में हम रिइंफोर्समेंट लर्निंग यानी RL का इस्तेमाल करते हैं। पहले AI को सिर्फ टोकन बाय टोकन सिखाया जाता था, लेकिन अब हम पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी को ऑप्टिमाइज करते हैं। ट्रेजेक्टरी का मतलब है एजेंट के थॉट्स और एक्शंस का पूरा सफर। इसके लिए रूलर, GRPO और GSPO जैसे नए फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप पूछेंगे कि इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि क्रिएटिविटी या रीजनिंग को किसी एक नंबर से स्कोर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम रिलेटिव रैंकिंग का यूज करते हैं। हम एक ही टास्क के लिए एजेंट से कई सारे रोलआउट्स जनरेट करवाते हैं। फिर एक दूसरा LLM, जिसे हम जज कहते हैं, उन सबको कंपेयर करता है और बताता है कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा था। डीप डाइव करें तो यहाँ हाइब्रिड रिवार्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। मान लीजिए AI ने कोई कोड लिखा, हम सिर्फ जज के ओपिनियन पर निर्भर नहीं रह सकते। हम उस कोड को एक्चुअल में रन करके देखेंगे, जो कि एक डिटर्मिनिस्टिक चेक है, और साथ ही जज से उसकी क्वालिटी चेक करवाएंगे। इन दोनों को मिलाकर जो फीडबैक मिलता है उससे AI लगातार अपनी परफॉर्मेंस को खुद ब खुद सुधारता रहता है। यही वजह है कि एजेंटिक AI दिन ब दिन और भी ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। यह फ्लोचार्ट एजेंटिक लर्निंग और इवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता है। सबसे पहले एक टास्क प्रॉम्प्ट दिया जाता है। इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पर AI 3 अलग अलग तरीके से काम करता है, जिन्हें हम रोल आउट 1, 2 और 3 कह रहे हैं।
ये तीनों रिजल्ट्स सीधा LLMS वाले नोड के पास जाते हैं। यह जज डिसाइड करता है कि कौन सा रोल आउट सबसे बेहतरीन था। इसके बाद जो रिलेटिव रैंकिंग और हाइब्रिड रिवॉर्ड निकलता है वो पॉलिसी अपडेट वाले नोड में चला जाता है। यहाँ GRPO एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके AI अपने अंदर बदलाव करता है और फिर यह फीडबैक लूप वापस स्टार्ट में जाकर AI को और भी बेहतर बना देता है। यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का सबसे शानदार मॉडल है। हम अपने ट्रेनिंग सेशन के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड पर आ गए हैं। सिक्योरिटी। हमने AI को इतना पावरफुल बना दिया है कि वो खुद से एक्शन ले सकता है, लेकिन इसके साथ ही खतरे भी बढ़ गए हैं। इसी खतरे को रोकने के लिए हम ह्यूमन इन द लूप यानी HITL का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए अगर AI को किसी का बैंक अकाउंट मैनेज करना हो तो हम नहीं चाहेंगे कि वो बिना हमारी परमिशन के पैसे ट्रांसफर करे। इसलिए हम अप्रूवल गेट्स लगाते हैं। जब भी कोई सेंसिटिव API कॉल या डेटाबेस में बदलाव होना होता है, AI रुक जाता है और इंसान से परमिशन मांगता है। यह हमें प्रॉम्प्ट इंजेक्शन और टूल शैडोइंग जैसे खतरनाक अटैक से बचाता है। एक बहुत फेमस अटैक पैटर्न है जिसे द लीथल ट्राइफेक्टा कहते हैं, जहां अनट्रस्टेड इनपुट, सेंसिटिव डेटा और एक्सफिल्ट्रेशन टूल एक साथ मिलकर तबाही मचा सकते हैं। टेक्निकली इसे रोकने के लिए लैंगग्राफ जैसे फ्रेमवर्क इंटरप्ट कमांड का यूज करते हैं। ये कमांड ग्राफ को वहीं रोक देता है और यूजर के अप्रूवल का इंतजार करता है। डीप डाइव करें तो हम टॉक्सिक फ्लो एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी डेटा गलती से बाहर न लीक हो जाए। आखिरी बात जो आपको याद रखनी है वो यह है कि एजेंटिक AI में असली ऑटोनॉमी ऑर्केस्ट्रेटेड ऑटोनॉमी है, यानी AI आजाद है, लेकिन सिर्फ हमारे बनाए हुए सुरक्षित रूल्स और बाउंड्रीज के अंदर। यह हमारा आखिरी फ्लोचार्ट है जो ह्यूमन इन द लूप की सिक्योरिटी को दर्शाता है। जब AI कोई थॉट या प्लान बनाता है तो अगला स्टेप होता है ये चेक करना कि क्या वो एक्शन सेंसिटिव API कॉल है। अगर जवाब नो है तो AI नॉर्मली टास्क एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन अगर वो कोई सेंसिटिव काम है जैसे डेटाबेस डिलीट करना तो सिस्टम इंटरप्ट नोड पर आ जाता है। यहाँ पूरा वर्कफ्लो पॉज हो जाता है। इसके बाद इंसान के पास नोटिफिकेशन जाता है। ह्यूमन अप्रूवल नोड में यूजर के पास चॉइस होती है। अगर यूजर रिजेक्ट करता है या कुछ एडिट करता है तो स्टेट अपडेट हो जाता है या काम वहीं रुक जाता है, और अगर यूजर अप्रूव करता है तभी AI आगे बढ़कर टास्क को एग्जीक्यूट करता है। यह फ्लोचार्ट साबित करता है कि मशीन चाहे कितनी भी स्मार्ट क्यों न हो, कंट्रोल हमेशा हमारे हाथों में ही रहता है। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.